नमस्कार। और आज की इस बहुत ही उत्साह से भरी और नई गहरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल। तो आज का हमारा जो विषय है ना, आर्किटेक्चर और रेविट सॉफ्टवेयर की दुनिया। हाँ बिल्कुल। मतलब हम खासतौर पर उन नए टूल्स और वर्कफ्लोज की बात करने वाले हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बदल रहे हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण मुख्य रूप से 3 बहुत ही खास सोर्सेज पर आधारित है। हाँ, और ये सोर्सेज अपने आप में बहुत डिटेल में हैं। सही कहा। पहला है एक आर्टिकल जिसका नाम है आर्किटेक्चरल एफिशिएंसी, टॉप रेविट टूल्स फॉर मॉडर्न BIM वर्कफ्लोज। BIM यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। जी। और इसके अलावा हमारे पास 2 और सोर्सेज हैं जो YouTube चैनल बाल्कन आर्किटेक्ट के ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। उनके वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। बहुत ज्यादा। एक तो उनका वो 500वां स्पेशल वीडियो है, मतलब उन्होंने अपने 1,70,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में बनाया था, जिसमें रेविट के लगभग हर आर्किटेक्चरल टूल को कवर किया गया है। हाँ, एकदम मास्टर क्लास की तरह। और दूसरा वीडियो है जो खासतौर पर शुरुआती डिजाइनर्स के लिए टॉप 10 स्मार्ट ड्राफ्टिंग टूल्स पर है। तो हमारा मकसद बस यही है कि सुनने वालों के लिए इस पूरी भारी भरकम तकनीकी जानकारी को हम आसान और मजेदार बनाएं, ताकि कोई आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हो या बस नई चीजें सीखने का शौकीन, सबको समझ आए। बिल्कुल सबको समझ आए कि आजकल बिल्डिंग्स सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बन रही हैं। हाँ, स्मार्ट डिजिटल टूल से बन रही हैं। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आर्टिकल के उस हिस्से पर आना चाहती हूँ जहाँ बड़े प्रोजेक्ट्स के दबाव की बात की गई है। टाइमलाइंस का दबाव। हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को जल्दी और बिना गलती के पूरा करने का जो प्रेशर होता है। देखिए, यहीं पर BIM का असली रोल आता है। और अगर हम मैक्रो विजन या बड़े पैमाने पर देखें तो नई टूल्स का असर साफ दिखता है। बिल्कुल। आर्टिकल में एक बहुत ही बेहतरीन टूल का जिक्र है, टोपोसॉलिड्स। टोपोसॉलिड्स। हाँ, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ इस बात को। पहले क्या होता था कि रेविट में जमीन या टेरेन का मॉडल बनाना सबसे मुश्किल कामों में से एक था। मैंने सुना है वो काफी रिजिड होता था। बहुत ज्यादा। पहले टोपो सरफेसेस का इस्तेमाल होता था, जो बस एक 2D मैश या खोखली सतह होती थी। मतलब उसमें कोई गहराई या असली वॉल्यूम नहीं होता था। एकदम सही। लेकिन अब टोपोसॉलिड्स आ गया है। तो ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि ये उस खोखली सतह को एक असली सॉलिड ज्योमेट्री में बदल देता है। अब डिजाइनर्स बूलियन ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर बेसमेंट के लिए खुदाई करनी है तो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा कि कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी। कट और फिल का पूरा डेटा आपके पास होता है। ये पुराने तरीकों के मुकाबले बहुत लचीलापन देता है। वाओ, ये तो बहुत समय बचाता होगा। और समय बचाने की बात करें तो आर्टिकल में ऑटोमेटेड व्यू प्लेसमेंट का भी काफी जिक्र है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो सैकड़ों 2D शीट्स तैयार करनी होती हैं, वो मैन्युअली नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज पर जोर देना चाहूंगा जो आर्टिकल में है, क्लैश डिटेक्शन और मॉडल कोऑर्डिनेशन। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और प्लम्बिंग की टीमें एक ही मॉडल पर काम करती हैं तो टकराव तो होगा ही। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने बीम डिजाइन की और उसी जगह से HVAC का डक्ट जा रहा है। तो पहले ये गलतियां साइट पर कंस्ट्रक्शन के वक्त पकड़ी जाती थी। हाँ, और साइट पर गलती पकड़ने का मतलब है बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद होना। क्लैश डिटेक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट्स को डिजिटल मॉडल में ही पहले पकड़ लेता है। सॉफ्टवेयर में गलती सुधारना साइट पर दीवार तोड़ने से तो बेहतर ही है। बहुत बेहतर है। तो ये तो हो गया बड़ा नजरिया। अब थोड़ा डिजाइन के बुनियादी ढांचे पर आते हैं। बाल्कन आर्किटेक्ट के उस 500वें स्पेशल वीडियो की तरफ चलते हैं। वो एक बहुत ही शानदार ट्यूटोरियल है। मुझे तो ये बिल्कुल किसी बिल्डिंग के लेगो ब्लॉक्स को जोड़ने जैसा लगा। लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण बहुत सटीक है, क्योंकि रेविट में हर एलिमेंट एक ब्लॉक की तरह ही काम करता है। तो सबसे पहले दीवारें और छतें। दीवारें यानी वॉल्स। सॉफ्टवेयर में दीवारें सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये कई तरह की होती हैं, जैसे स्ट्रक्चरल वॉल्स, जिन्हें डेप्थ से हाइट तक सेट किया जाता है। बिल्कुल। और एक बहुत ही कमाल का टूल है, वॉल बाय फेस। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। जब बिल्डिंग का डिजाइन बहुत जटिल या आड़ा तिरछा हो तो साधारण सीधी दीवारें काम नहीं आती। तो वहाँ किसी भी शेप या मास पर दीवार लगाई जा सकती है। बिल्कुल। इसके बाद छतों की बात करें तो रूफ बाय फुटप्रिंट टूल है, जिसमें स्लोप या ढलान को आप आराम से सेट कर सकते हैं।
मान लीजिए 20 डिग्री का स्लोप देना है। वो सेट हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो डिटेल्स मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है रूफ सॉफिट और फेशिया। ये छत के किनारों के लिए होते हैं ना? हाँ, जो बाहरी किनारा होता है उसे कवर करने और डिजाइन देने के काम आते हैं। और सीढ़ियों के बारे में क्या? मतलब सीढ़ियां और रैंप्स डिजाइन करना तो मुझे हमेशा से बहुत भारी काम लगता था। अब वो सारा गणित सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। रेविट खुद कैलकुलेशंस करता है। कैसे? उदाहरण के लिए, अगर सीढ़ियों की ऊंचाई यानी राइजर हाइट 18 या 19 सेंटीमीटर आ रही है, जो कि चढ़ने में शायद थोड़ी मुश्किल हो। बिल्कुल, तो आप बस उसे 17 सेंटीमीटर कर दीजिए। सॉफ्टवेयर खुद स्टेप्स की संख्या बढ़ाकर उसे ज्यादा आरामदायक बना देगा। वाओ! और ओपनिंग्स का क्या? मुझे वो शाफ्ट ओपनिंग वाला कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, शाफ्ट ओपनिंग का इस्तेमाल तब होता है जब कोई लिफ्ट या डक्ट पूरी बिल्डिंग के सभी फ्लोर्स के आर पार जा रही हो। तो हर फ्लोर पर अलग-अलग छेद नहीं करना पड़ता? बिल्कुल नहीं, एक शाफ्ट ओपनिंग बनाओ और वो सभी फ्लोर्स को कट कर देगी। और डॉमर ओपनिंग? वो छत के अंदर कट लगाने के काम आती है, जब एक छत से दूसरी छोटी छत निकल रही हो। समझ गए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये आती है कि हम इस जगह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रूम्स और एरियाज। हाँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार लगा कि कैसे एक ही खुली जगह को बिना किसी दीवार के बांटा जा सकता है। आजकल ओपन प्लान लेआउट्स बहुत चलते हैं, जहां बहुत कम दीवारें होती हैं। तो ऐसे में सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि रूम कहाँ है? इसके लिए रूम सेपरेटर टूल होता है। अच्छा। मान लीजिए एक ही बड़ा हॉल है, उसी में किचन भी है और लिविंग रूम भी, और बीच में कोई दीवार नहीं है। हाँ, तो आप बस रूम सेपरेटर से एक अदृश्य लाइन खींच देते हैं। बिना दीवार बनाए ही वो अलग अलग रूम की तरह डिफाइन हो जाते हैं। तो इससे उनका अलग एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाता है। बिल्कुल। और एरिया प्लान में आप लिविंग एरिया, वर्किंग एरिया या स्लीपिंग एरिया को अलग अलग टैग कर सकते हैं। इसका फायदा तो HVAC और लाइटिंग डिजाइन करने में भी बहुत होता होगा। सबसे ज्यादा फायदा वही होता है, हर जोन का अलग डेटा मिल जाता है। ये तो होगी मॉडलिंग की बात, लेकिन जो दूसरा YouTube वीडियो है जो शुरुआती लोगों के लिए है, टॉप 10 बिगिनर टूल्स, हाँ, उसमें कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स बताए गए हैं जो ड्राफ्टिंग को बहुत स्मार्ट बनाते हैं, जो किसी का भी बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। उसमें से पिनिंग एलिमेंट्स का टूल मेरा पसंदीदा है। पिन इन प्लेस। हाँ, जब आप ग्रेड या किसी बहुत जरूरी चीज पर काम कर रहे हो तो गलती से उसके हिलने का डर हमेशा रहता है। एक क्लिक गलत हुआ और पूरा ग्रिड खिसक गया। बिल्कुल, तो पिन इन प्लेस उसे अपनी जगह पर लॉक कर देता है। और वो थिन लाइंस वाला टूल, TL शॉर्टकट जिसका होता है, वो तो आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, मतलब जब बहुत करीब से या जूम इन करके काम करना हो तो वो मोटी लाइन स्क्रीन पर बहुत परेशान करती है ना। स्नैप पॉइंट्स दिखते ही नहीं है, हाँ। तो थिन लाइंस एक्टिवेट करते ही सब कुछ साफ दिखने लगता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी पॉइंट है जो मैंने वीडियो में नोट किया था। क्या? कि ये जो थिन लाइंस हैं ये सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए होती हैं। प्रिंट करते वक्त तो लाइंस वैसी ही दिखेंगी जैसी ओरिजिनल होती हैं। हाँ, प्रिंटिंग में लाइन वेट्स अपनी असली मोटाई में ही आते हैं। ये बस ड्राफ्टिंग को आसान बनाने के लिए है। स्मार्ट शॉर्टकट्स की बात करें तो अलाइन टूल AL शॉर्टकट काफी यूजफुल लगता है। दो चीजों को एक लाइन में लाना और सबसे बड़ी बात उन्हें एक दूसरे के साथ लॉक कर देना, ताकि एक हिले तो दूसरी भी साथ हिले। बिल्कुल, पैरामेट्रिक डिजाइन का यही तो असली मजा है। इसके अलावा जॉइन ज्योमेट्री JJ भी है, सेक्शंस को साफ और सुंदर दिखाने के लिए। हाँ, और हाइड एलिमेंट EH। इसमें एक बहुत जरूरी बात समझाई गई है, टेम्पररी हाइड और परमानेंट हाइड के बीच का फर्क। हाँ, लाइट बल्ब आइकॉन वाला कॉन्सेप्ट। आप किसी चीज को सिर्फ कुछ देर के लिए व्यू से हटा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए। इन सब में से मुझे जो सबसे अहम सलाह लगी वो थी हैवी मॉडलिंग से बचना। ओहो, ये तो सबसे जरूरी एडवाइस है। हाँ, मतलब हर चीज का 3D मॉडल बनाने की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, बहुत से डिजाइनर्स यही गलती करते हैं। जैसे वीडियो में एक फ्लोर ड्रेन का उदाहरण था। हाँ, अगर आपको सिर्फ फ्लोर प्लान पर ड्रेन दिखाना है तो पूरी भारी 3D फैमिली लोड करने की क्या जरूरत है, जिससे फाइल भी भारी हो जाएगी। बिल्कुल, सिर्फ एक 2D डिटेल लाइन से गोला बना देना काफी है। और वो इंसुलेशन वाला उदाहरण भी अच्छा था कि दीवार के अंदर इंसुलेशन दिखाने के लिए 3D बनाने के बजाय 130 मिलीमीटर की बैटिंग लाइन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फाइल हल्की रहती है। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो ओवरराइड ग्राफिक्स टूल है। हाँ, मॉडल को विजुअली आकर्षक बनाने के लिए। जैसे सरफेस को हल्के ऑरेंज रंग से सॉलिड फिल कर दिया और लाइंस को ब्लू और मोटा कर दिया। इससे बिना मॉडल बदले आप क्लाइंट्स के सामने डिजाइन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी
अगर हम देखें तो इसका हमारे आम जिंदगी और काम से बहुत सीधा जुड़ाव है। बिल्कुल है। ये चर्चा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या कुछ बटन्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे सही टूल्स और स्मार्ट तरीके हमारे काम के दबाव को कम कर सकते हैं और हमें बार बार एक ही रिपीटेटिव काम करने से बचाते हैं, ताकि हम अपने असली डिजाइन या क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान दे सकें। मैं तो यही कहूंगा कि नॉलेज वही काम आती है जिसे समझाओ और अप्लाई किया जाए। ये सारे टूल्स आखिरकार एक ही चीज करते हैं, क्या? हमारे सोचने के तरीके को कैनवस पर आसानी से उतारते हैं। जो हमारे दिमाग में है उसे स्क्रीन पर सर्च कर देते हैं। बिल्कुल सही बात कही। तो आज हमने टूल्स को ये बताना सीख लिया कि ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंटेशन और क्लैश डिटेक्शन कैसे करना है। हाँ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया। लेकिन इसी से मुझे एक बहुत ही नया और थोड़ा हैरान करने वाला सवाल याद आ रहा है, जो मैं सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहती हूँ। वो क्या? देखिए, जिस तेजी से BIM और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहे हैं, काफी तेजी से। तो क्या आने वाले 10-15 सालों में ये सॉफ्टवेयर इतने समझदार हो जाएंगे कि बस हमें खाली जमीन देनी होगी और वो खुद ही अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन बिल्डिंग डिजाइन कर लेंगे? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? सोचने वाली बात है कि क्या तब आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर चलाएंगे या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स को डायरेक्ट करेगा? ये भविष्य ही बताएगा। बिल्कुल। इसी एक गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।